स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, विद्युत क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ओम्स लॉ। ओम साहब क्या कहते हैं उसको हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, प्रतिरोध। प्रतिरोध या इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या होता है प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का विरोध करना। प्रतिरोध करना मतलब किसी चीज का विरोध करना। तो यहाँ विरोध किसका होगा? आपका। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ विरोध किसका होगा इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ये हमारा वायर है, इसमें आवेश जा रहा है, चार्ज जा रहा है, करंट जा रहा है। अब क्या होगा? इसका कुछ गुण है जो उसको जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो जो वो गुण है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। चलिए इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग क्या है ये। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध करते हैं। यानी किसी पदार्थ का एक नेचर है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन यानी जो आवेश जा रहा है उसका फ्लो का वो विरोध करता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब देखिए, बहुत को प्रतिरोध और प्रतिरोधक दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधक क्या? देखिए, जैसे प्रतिरोध जो है यह एक विशेषता है। प्रतिरोध जो है हमारा यह एक सिर्फ विशेषता है। जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का सिंबल हमारा ये होता है, तो ये हमारा प्रतिरोध नहीं है, ये हमारा प्रतिरोधक है। इसका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक। और जो इसका प्रॉपर्टी है, जो गुण है विरोध करने का, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसमें बहुत को कंफ्यूजन रहता है। प्रतिरोध, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट जो प्रतिरोध का होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम का जो सिंबल होता है वो, एक तो सिंबल होता है ओम का ये सावन भर यूज हुआ, और अब यूज होगा ये ओम का सिंबल है हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, तो अब देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया हमारा ओम। अब अगर प्रतिरोध का अगर बात करें तो प्रतिरोध बराबर हमारा क्या हुआ था? ओम्स लॉ से हम लोग देखे थे, वहां V इज इक्वल टू होता था IR, और यहां से अगर R को डिफाइन करें तो R इज इक्वल टू हो गया था हमारा V बाय आई। R इज इक्वल टू V बाय आई। और अगर आप यहां देखें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं ओम। और V का एसआई मात्रक, V हमारा क्या था? विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V का एसआई मात्रक भी V ही होता है, वोल्ट। और I का एसआई मात्रक एम्पियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट ए पर पावर -1। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, या इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। अब एक ओम प्रतिरोध क्या होता है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार, तो एक ओम के लिए अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ देखिए, अगर हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हमारा 1 हो जाए और हमारा I का वैल्यू भी अगर 1 हो जाए तो 1 कट के 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा डिफाइन हो जाएगा किसका? 1 ओम का। यानी क्या कहते हैं, यदि किसी चालक में, ये मान लीजिए हमारा एक वायर हो गया, ये हमारा एक कंडक्टर हो गया वायर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको किससे हम कनेक्ट कर देते हैं? 1 वोल्ट का कोई बैटरी से, 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? V इज इक्वल टू 1V। तथा उस चालक में जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, अगर इसमें जो करंट हमारा जा रहा है उस I का वैल्यू कितना हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए, तो तथा उस चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध कितना माना जाएगा? 1 ओम कहलाया जाएगा।
तो उस चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। इसके लिए हम कह सकते हैं R जो होगा इसका R इज इक्वल टू 1 ओम होगा। क्लियर है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच का विभव अंतर 1 वोल्ट है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन सा वो फैक्टर है जो हमारा प्रतिरोध को इफेक्ट डालता है, प्रतिरोध को ऊपर प्रभाव डालता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें से सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा वो है लेंथ ऑफ वायर। क्या बोले? लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लंबाई। तो फर्स्ट हो गया हमारा तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। तार जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा, यानी रेसिस्टेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर होता है, यानी तार की लंबाई के समानुपात होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, मान लीजिए 1। तार की लंबाई, तो इसको आप लैंग्वेज में लिख लेंगे कि किसी का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड जो होता है हमारा ये होता है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जैसे हमारा वायर है, ये देख रहे हैं, ये जो हमारा इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर में जो करंट जाता है ये एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा और उसका उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा। ये एरिया जितना ज़्यादा हो जाए, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हो जाता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। एरिया है यहाँ किसका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का। ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए तार को करंट जाने के लिए तो एक लेंथ चाहिए, वायर चाहिए इसके लिए। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका एक गली है, कोई पतला जैसा रास्ता हो, मेरा बात समझिएगा, और एक इतना ही पतला रास्ता हो लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा हो, और इधर जाके ये चौड़ा हो गया है, उधर जाके फिर वो फ्री है, इधर जाके फ्री है। अब देखिए इसमें जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, आदमी मान लीजिए इंटर कर रहा है, आदमी इसमें कौन होगा? इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो इसको ये जब गली मिलेगा ना, तो जब गली मिलेगा तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। पतला गली मिलेगा, धीरे धीरे उसमें जाने में थोड़ा परेशानी होगा, तो ये हमारी स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक उसको रुकावट महसूस करना होगा, ज़्यादा देर तक। तो देखिए लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, उसको रुकावट ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे अगर कोई और छोटा रहता गली, ये तुरंत थोड़ा सा फेस करता, फिर बाहर निकलता, पूरा फ्री महसूस करता वो। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है उसको उतना ही देर ज़्यादा रेसिस्टेंस फोर्स करना पड़ रहा है। मेरा बात समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे उसको क्या कर रहा है? रेसिस्टेंस ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है। यानी इसलिए हम कहें कि तार की जो लंबाई होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब देखिए सेकेंड बात क्या बोले हम? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? मोटाई तार। ये अब इसको समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक वायर है आपका, ये इतना बड़ा, एक सेकंड वायर है उतना ही बड़ा है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। एक और वायर है जो उतना ही बड़ा है लेकिन एक मान लीजिए ये चौड़ा ज़्यादा है। सबका लेंथ मान लीजिए इक्वल है, लेकिन सबका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा क्या डिफर कर रहा है। ये फर्स्ट वायर था, सेकंड वायर है, ये थर्ड वायर है। अब आप देखिए, ये देख रहे हैं इसका गली कितना पतला है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इसको ज़्यादा महसूस होगा क्या? रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा उसकी तुलना में कम होगा, और इसमें तो बहुत ज़्यादा कम होगा तीनों की तुलना। यानी जैसे जैसे हम मोटाई बढ़ा रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान क्या घट रहा है। यानी एक को बढ़ाने से यदि दूसरा घटे, एक यदि इंक्रीज कर रहा है दूसरा यदि डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपात। यानी तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात होता है। इसको हम लोग मान देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A है। यानी R, यहाँ तो कोई दिक्कत? आप समझिए मेरा बात। हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, तो कोई ना कोई एक हमको कांस्टेंट देना होता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट डालेंगे,
तो लिखेंगे हम लोग R इज इक्वल टू L बाय ए, लेकिन एक तो कांस्टेंट चाहिए इसको, तो कांस्टेंट यहाँ देते हैं हम लोग रो, क्या देते हैं, रो इसको बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया रो L बटे ए, जहाँ रो क्या है, जहाँ इसको हम लोग बोलते हैं रो, जहाँ रो क्या है हमारा, रो एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसे प्रतिरोधकता या हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो रो होता है हर के लिए अलग अलग होता है, यही रो ही डिसाइड करेगा, क्योंकि समान, मान लीजिए आप एक कॉपर का वायर लिए, समान लेंथ का, समान एकदम क्रॉस सेक्शन एरिया का एल्युमिनियम का वायर लिए, समान लेंथ समान क्रॉस सेक्शन एरिया का एक आप जो सिल्वर का वायर लिए, लेकिन तीनों का फिर भी रेसिस्टेंस अलग अलग है। क्यों? जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम, आपका लेंथ सेम, तो फिर क्यों अलग अलग? तो ये रो की वजह से, रो जो होता है सबका वो अपना अलग अलग होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, रो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। फिलहाल तो हम लोग ये देखिए कि रो जो है हमारा एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप देखिए, अगर रो इज इक्वल टू हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखें, ए हमारा नीचे था, ऊपर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ए बाय एल, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाय एल। अब अगर आप रो का एसआई मात्रक ज्ञात करें तो देखिए रो का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, रो का एसआई मात्रक अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, ए का एसआई मात्रक क्या होता है, ए हमारा क्या था, एरिया था, यहाँ ए हमारा एरिया के लिए यूज हुआ था, तो इसके लिए हो जाएगा एरिया तो मीटर स्क्वायर, और एल क्या होता है, एल होता है हमारा लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से रो का आपको एसआई मात्रक क्या मिल जाएगा, ओम मीटर। कोई दिक्कत? तो रो का एसआई मात्रक हो गया ओम मीटर, जिसका प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना ही कम जाएगा, जिसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा उसमें आई का वैल्यू उतना कम होगा, यानी दोनों में क्या है, इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो रो का मान अधिक होने से विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, यानी रो हमारा जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतना ही कम होगा आई का वैल्यू, और रो जिसका जितना कम होगा उसका विद्युत धारा उसमें जितना फ्लो करेगा वो हमारा उतना ही ज्यादा होगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता या रो हम लोग कहेंगे किसको, अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसको अब समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत आसान है, समझ जाइएगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी यदि किसी वायर का लेंथ हो 1 मीटर, यदि किसी, हम एरिया को करना चाह रहे हैं 1 और लेंथ को भी करना चाह रहे हैं 1, यदि किसी वायर का लेंथ हो जाए हमारा L इज इक्वल टू 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये हो जाए हमारा A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि किसी वायर का हमारा A हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और L हो जाए 1 मीटर, तो यहाँ से आप देखिए फॉर्मूला, तो ये यदि दोनों 1 1 हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R इज इक्वल टू रो। यानी यदि इकाई लंबाई का एक तार हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो वो भी हमारा अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता है। देखिए डिफिनेशन, यदि 1 मीटर लंबे तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस तार का प्रतिरोध
ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। लोगों के बीच में जो सफल होने वाला होता है वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आता है, या ऐसा नहीं है कि उसके पास 4 हाथ पैर होता है। हम लोग में से ही कोई सामान्य मनुष्य ही होता है, लेकिन वो सफल करता है, लेकिन लक्ष्य को पा लेता है। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है। लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।